नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ कविदेव के अगले कवित्व को हम लोग आज पढ़ेंगे। उनका कवित्व इस प्रकार है। फटिक शिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक शिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीत न दिखइये देव। दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारासी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, अर्थात चंद्रमा। इस कवित्व में कवि देव ने पूर्णिमा की रात में चांदनी की आभा और उसकी कांति के प्रभाव का चित्रण किया है, जिसमें कवि ने कल्पना किया है कि स्फटिक की शिलाओं से इस अमृत रूपी आकाश मंदिर को बनाया गया है। अमृत रूपी आकाश मंदिर को बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कम न होने वाला दही का सागर उमड़ आया हो। दही का सागर उमड़ आया हो, ऐसी चांदनी है पूर्णिमा की रात्रि की। अंदर बाहर कोई दीवार भी नहीं दिखाई देती है और पूरे आंगन में मानो दूध की झाग फैली हुई है, जिसमें तारा रूपी तरुणी खड़ी झिलमिला रही है। आसमान में खिले तारों की तुलना तरुणी से की गई है और उसमें मोतियों की ज्योति और मकरंद के फूलों का पराग मिलकर एक हो रहे हैं। इस उज्जवल आकाश रूपी दर्पण की चमक प्यारी राधिका के समान लगती है और चांद उस राधिका की परछाई के समान लगता है। कवि देव ने चांद को ही राधा की परछाई बता दिया। क्या कल्पना है। पूर्णिमा की रात चांदनी को की शोभा का वर्णन करने के लिए कवि ने उसे अमृत मंदिर का ही नाम दे दिया है जी। चांदनी रात में चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है और आकाश की सुंदरता झिलमिलाते हुए तारों से बढ़ चुकी है। प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है इन्होंने। यहाँ पर इस कवित्व में कवि ने कहा है कि सुधा मंदिर जो है वह स्फटिक की शिलाओं से बना हुआ है। उसमें बाहर भीतर कोई भी दीवार नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दही का समुद्र उमड़ पड़ा है, ऐसी चांदनी है। यह सुधा मंदिर जो है यह कवि की कल्पना है, अर्थात काल्पनिक सुधा मंदिर है यह। और इस सुधा मंदिर में तारों के समान तरुणी की कल्पना की गई है, अर्थात यहाँ इस सुधा मंदिर में तरुणी की कल्पना की गई है और उसके गले में मोतियों की माला
और मल्लिका के फूलों के प्रभाव से उसकी चमक जो है वह बढ़ चुकी है। ऐसा कविदेव इस कवित्त में कह रहे हैं। आगे है कि कविदेव जो हैं वो आकाश को एक स्वच्छ दर्पण के समान बताते हैं। कविदेव आकाश को एक स्वच्छ दर्पण के समान बताते हैं और कहते हैं कि राधा जो है सो उसमें अपना प्रतिबिंब निहारती है, जो चांद को भी जो है सो फीका कर रहा है। और इन पंक्तियों का भाव है कि स्वच्छ आकाश में चांद जो है सो अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। कवि जो हैं जिस भवन की कल्पना की है, उन्होंने भवन को, सुधा मंदिर को स्फटिक की शिलाओं से बना हुआ कहा है। वहाँ की चांदनी इतनी फैली हुई है कि कोई बाहर भीतर दीवार दिखाई ही नहीं देती है। और आंगन में और फर्श पर जो है सो, अर्थात आंगन में और उसके जमीन पर दूध के झाग के समान उज्जवल चांदनी फैली हुई है। यहाँ इस कवित्त में कविदेव ने चांद की तुलना राधा के प्रतिबिंब से की है, अर्थात चांद को राधा की छाया ही बता दिया है। आकाश में तारों की झिलमिलाहट में राधा का होना बताया गया है इस पंक्ति में। चांदनी रात की सुंदरता एक स्फटिक से बने हुए मंदिर के रूप में है। फर्श के ऊपर दूध के झाग फैले हुए हैं, यह झाग चांद की चांदनी है, ऐसा वर्णन किया है कविदेव ने। चंद्रमा की कांति में प्यारी राधिका का प्रतिबिंब जो है सो कवि देव देख रहे हैं। मुंह की उपमा चांद अर्थात राधिका की छाया जो है वह चांद को बताया जा रहा है। राधा की सुंदरता के प्रति कविदेव इतने मुग्ध हैं कि चांद को ही जो है सो उन्होंने बता दिया है कि यह राधा की छाया है। सामान्यतः चांद की उपमा जब भी कोई कवि अन्य देते हैं तो कहते हैं कि वह चांद के समान सुंदर लग रहा है, लेकिन कविदेव जो हैं सो कहते हैं क्या कि चांद ही जो है सो राधा की प्रति छाया लग रही है। ऐसा चांद जो है सो राधा की छाया लग रही है, ऐसा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।